Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों, कल ही शाम को ही मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि सुबह 8 बजे और सुबह 6 बजे 2 वीडियो आएंगे और वो आ चुके हैं। और मैंने एक और उसमें जानकारी दी थी कि भाई शाम को 4 बजे एक और वीडियो आएगा। तो आपके यहाँ पर शाम को 4 बजे ये शिक्षण विधियों का गोल्डन टेस्ट लेकर आया हूँ। यूँ मानिए BSTC और DLED जिसको हम बोलते हैं और B.Ed दोनों की किताबों में से शिक्षण विधियों के बहुत ही गिने चुने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल करके लाया हूँ आपके लिए। टेस्ट नंबर 8 है शिक्षण विधियों का। इसके पहले जो शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 7 गोल्डन टेस्ट डाला था जिसमें 33 प्रश्न सम्मिलित किए थे, तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए है, VIP प्रश्न आप इनको कह सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1। वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा अपना एक लाइक करके। इनमें से कौन सी विशेषता उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें बालकों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। इसकी सफलता निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है। इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण है और यह विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 1 में जो दूसरा विकल्प है, इसकी सफलता का आधार लिखा था। इसकी सफलता का आधार निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है। तो साथियों ये था इस प्रकार से विकल्प। अब आपको आंसर देना है। देखो इसकी सफलता का आधार निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है। का आधार शब्द मिस टाइपिंग है, इसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूं साथियों। तो देखो इसका सही आंसर देखें तो रहेगा विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही। कैसे? मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा, फिर आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने ये गलत बता दिया। पहले मत कीजिएगा, ठीक है, एक बार आप समझिएगा। विद्यालय स्तर पर बिल्कुल इसको करते हैं उपचारात्मक शिक्षण को। बालकों की कमजोरियों को भी दूर किया जाता है। इस दोनों में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, चौथे में और पहले में, कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी सफलता का आधार किसको माना जाता है? निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है साथियों। क्योंकि अगर निदान अच्छा होगा तो उपचार अच्छा होगा। अगर मान लीजिए आपने निदान ही अच्छा नहीं किया, मतलब छात्र की कमजोरियों को ही अच्छे से नहीं समझा नहीं जाना, तो फिर उपचार कैसे अच्छा होगा? तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण नहीं बल्कि व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण होता है। सामूहिक तो व्यक्तिगत के पहले ही कर लिया जाता है, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि भाई थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 2। CCTV कहा जाता है खुला परिपथ दूरदर्शन को, बंद परिपथ दूरदर्शन को, उपग्रह दूरदर्शन को, और इनमें से सभी को CCTV कहा जाता है। तो साथियों CCTV का नाम तो सभी ने सुन भी रखा होगा, सभी ने CCTV को देख भी रखा होगा, लेकिन इसको कहा क्या जाता है? मेन चीज़ तो ये है, देखने से जानने से कुछ नहीं होता है। आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आना चाहिए। तो साथियों CCTV को बंद परिपथ दूरदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद परिपथ दूरदर्शन। मतलब बंद परिपथ का मतलब क्या होता है कि भाई इसका कनेक्शन एक निश्चित जगह पर ही रहेगा। यूँ नहीं कि एक जगह CCTV लगा दिया तो उसको आप सारी जगह से या कहीं से भी उसको देख सकते हो या कहीं का भी वहाँ पे देख सकते हो, ऐसा नहीं होता है। उसका एक निश्चित दायरा होता है, अतः इसको बंद परिपथ दूरदर्शन के नाम से जानते हैं साथियों। तो सेकंड विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, निम्बर्ट है ना, निम्बर्ट का, रोस का और BK श्रीवास्तव का। तो साथियों पर्यावरण के संबंध में यूँ मान लीजिए आप ऐसी परिभाषा जब आ जाती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनको माना जाता है। एक ना एक क्वेश्चन पर्यावरण में परिभाषा का हर बार पूछा जाता है। तो बताइए इनमें से पर्यावरण के संबंध में ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है मित्रों? तो राइट आंसर है आपके उपरोक्त परिभाषा निम्बर्ट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? निम्बर्ट के द्वारा। सेकंड विकल्प आपका सही है
कि पर्यावरण वह सब कुछ है पर्यावरण जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। ये बहुत ही फेमस परिभाषा है साथियों, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। परिभाषा तो कहीं दे रखी है, लेकिन ये मैं आपके सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि एग्जाम के लायक क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में ज्ञानपरक उद्देश्य छात्रों में किस योग्यता का विकास करता है? भाई आज का टेस्ट ऐसा है, हो सकता है 5-7 क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे। क्वेश्चन कम है लेकिन डाउटफुल ज़्यादा लगेंगे क्योंकि पेपर ही ऐसा बनाया गया है। भाव एवं विचारों को समझने की, उच्चारण में सुधार एवं शुद्धता की, भाषा तत्वों के ज्ञान प्राप्ति की और सस्वर वाचन करने की। तो देखो ज्ञानपरक उद्देश्य, यहाँ पर एक चीज माइंड में आना चाहिए, ज्ञानपरक उद्देश्य छात्रों में किस योग्यता का विकास करता है। ज्ञानपरक मतलब होता है ज्ञानात्मक। साथियों यहाँ पर ज्ञानात्मक के अंतर्गत भाषा तत्वों के ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास छात्रों में करता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखो समझना, सुधार करना, सस्वर वाचन करना, ये ज्ञानपरक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। अलग अलग जो उद्देश्य हैं उनके अंतर्गत आते हैं ये चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर ये चौथा था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षण, देखो दोनों लेवल के लिए है ये टेस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पर्यावरण के क्वेश्चन आ रहे तो कि भाई यार ये तो पर्यावरण वालों के लिए, ऐसा नहीं, सभी के लिए है ये। बालक की संज्ञानात्मक समझ एवं दक्षता में संवर्धन करना, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना, लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का असमर्थन नहीं करना है और प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना और समझना। तो बताइए इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है साथियों। देख लिया होगा अच्छी तरह से सभी ने प्रश्न को। तो राइट आंसर आपके है साथियों विकल्प नंबर 3। बच्चों की संज्ञानात्मक समझ और दक्षता में संवर्धन हो, मतलब आगे बढ़े। प्राकृतिक पर्यावरण है उसके प्रति बालक में जिज्ञासा और सृजनात्मकता की भावना विकसित हो, ये भी बिल्कुल उद्देश्य होता है। प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक एवं जो सामाजिक पर्यावरण है उसके बीच संबंधों को पहचाने और समझे, ये भी बिल्कुल उद्देश्य है कि भाई बालक उन सभी चीज़ों को समझाने, पहचाने, समझे, पहचाने, उनमें संबंध स्थापित करे इत्यादि। लेकिन लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का असमर्थन, देखो अगर यूँ होता समर्थन नहीं करना है, समर्थन नहीं करना है, बिल्कुल इनका समर्थन नहीं करना चाहिए, ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन असमर्थन नहीं करना है साथियों, असमर्थन तो करना है ना हमको, इनका असमर्थन मतलब इनके सामने विपक्ष में हमको रहना है, उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के। इस प्रकार आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 5 में वो ही सही आंसर है आपके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां क्वेश्चन मित्रों क्या पूछा जा रहा है, किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का सही तरीका है रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना, रटकर याद करना, सैद्धांतिक पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना और इनमें से सभी। तो साथियों कोई भी अवधारणा है उसके बारे में अपनी समझ बनाने का सबसे सही तरीका आपको दिए गए विकल्पों में से क्या लग रहा है। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर। साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1 रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना, क्योंकि रचनावादी सिद्धांत में हम स्वयं ज्ञान की रचना या ज्ञान का सर्जन करते हैं। सैद्धांतिक पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना, रटकर याद करना स्थायी नहीं माना जाता है साथियों। तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प ही सही रहेगा 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। विद्यालय को शिक्षा का कैसा साधन माना जाता है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन और इनमें से सभी। तो साथियों विद्यालय को शिक्षा का कैसा साधन मानेंगे? औपचारिक साधन मानेंगे, इनमें से सभी नहीं आएगा। औपचारिक का मतलब होता है जहां बिल्कुल एक निश्चित तरीके से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है कि भाई ये टाइम बता रखा है कि 8 बजे आना है, 8 से 9 तक ये पढ़ेंगे, 9 से 10 तक ये पढ़ेंगे, 10 से 11 ये पढ़ेंगे, 11 से 12 छुट्टी रहेगी, 12 से 1 ये, 1 से 2 ये पढ़ेंगे।
और उनमें वही टीचर आते हैं, वही पढ़ाते हैं एक निश्चित तरीके से पाठों को आगे बढ़ाते हुए। तो साथियों इस प्रकार विद्यालय शिक्षा का कैसा साधन है? औपचारिक साधन है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्टार कर लेना क्वेश्चन पे, गलत होने के पूरे चांस है। सद्वृत्तियों के विकास के आधार पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। छात्रों द्वारा सस्वर कविता का पाठ किया जा सकेगा। छात्रों द्वारा अपनी विषय वस्तु को समझा जा सकेगा। छात्र आदर्श एवं संस्कृति के प्रति आशावान हो सकेंगे और इनमें से सभी। तो साथियों सद्वृत्तियों के विकास के आधार पर प्रश्नों को देखना है, क्योंकि आप अगर चौथे विकल्प पर जा रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत आप कर लेते हो इसको। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, छात्र आदर्श एवं संस्कृति के प्रति आशावान हो सकेगा। ये सद्वृत्तियों के विकास के आधार पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन है। बाकी जो पहला और दूसरा विकल्प है कि सस्वर कविता का पाठ किया जा सकेगा और विषय वस्तु को समझा जा सकेगा। तो साथियों विषय वस्तु को समझना तो अर्थ ग्रहण के अंतर्गत आता है, सद्वृत्तियों के विकास के अंतर्गत नहीं आता है। अलग अलग उद्देश्य होते हैं, आपको सभी को पता है। कविता का जो पाठ कर रहे हैं तो साथियों कविता का पाठ करना यहाँ पर भी सद्वृत्तियों के विकास में नहीं, ज्ञानपरक के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके अंतर्गत अभिरुचात्मक के अंतर्गत आ जाता है कविता पाठ करना इत्यादि साथियों, लेकिन सद्वृत्ति में नहीं आता है। इसलिए थर्ड विकल्प है आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उच्छृंखलता को अवसर मिले, छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले, छात्रों को मूल ओब्लिक निष्क्रिय बनने का अवसर मिले और इनमें से सभी। तो साथियों देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसमें छात्रों को मूल या निष्क्रिय बनने का अवसर मिले, ये कोई सही बात थोड़ी है। निष्क्रिय बनना तो गलत होता है साथियों, इसलिए ये गलत है तो ये भी गलत है। राइट आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालकों की जो सृजनात्मकता है उसको अभिव्यक्त होने के पूरे अवसर मिलने चाहिए साथियों। सेकंड विकल्प 9वें क्वेश्चन में सही है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10, वह मूल्यांकन अच्छा कहलाता है जिसमें प्रश्न अधिक संख्या में हो, लघुत्तरात्मक हो, सत्य असत्य के रूप में हो और वस्तुनिष्ठ हो। तो साथियों हम किस मूल्यांकन को अच्छा मूल्यांकन कहेंगे? देखो अधिक संख्या में प्रश्नों का होना कोई अच्छे मूल्यांकन की निशानी नहीं होती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न होना कोई अच्छे मूल्यांकन की निशानी नहीं होती है। सत्य असत्य के रूप में प्रश्न होना और वस्तुनिष्ठ होना। तो राइट आंसर है साथियों वस्तुनिष्ठ होना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चल जाते हैं जिनका उत्तर एक फिक्स होता है, लेकिन सत्य असत्य तो एक प्रकार है, किसका? वस्तुनिष्ठ का ही एक प्रकार है। अतः आपका यहाँ चौथा विकल्प हम जो है वो बिल्कुल सही मानेंगे और यही आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 10 में। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आशा है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अभी कर दीजिए, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट करके जाना कितने क्वेश्चन आपने सही किए साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, छात्र की कमजोरियों, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम तरीका है अधिगम, मूल्यांकन, शिक्षण और पृष्ठपोषण। तो देखो बच्चों की कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों की जो क्षमता है उसका ज्ञान, बच्चों की कुशलताओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान कराने के लिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन के माध्यम से हम उनकी कमजोरियों, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान अच्छी तरह से जांच सकते हैं, अच्छी तरह से उनका गहन अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 12 पे हम आ चुके हैं। आपके 12वां क्वेश्चन ये देखिएगा, किसका कथन है? ये कथन देखिएगा, सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहा गया है, मोंटेसरी के द्वारा ये कथन कहा गया है, लैम्बार्क के द्वारा ये कथन कहा गया है, अथवा पेस्टोलॉजी ने ये कथन कहा है। तो प्रश्न संख्या 12 में
सही विकल्प का चुनाव करो। आपका कौन सा विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। आपके प्रश्न संख्या 12 में जो सही आंसर है वो रहेगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने ही कहा है साथियों, जो सुंदर लेख है ये वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण इसको कहा गया है। तो आपके 12वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 13 को हम देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वैध नहीं है और विभेदकारी नहीं है। साथियों प्रश्न संख्या 13 में सही आंसर देना है। देखो, कोई भी प्रश्न के उत्तर का जवाब यदि सभी बालक दे दिए या सभी बालक नहीं दे पाए तो साथियों सभी बालक उसको दे दिए तो फिर हम उसको विभेदकारी प्रश्न नहीं मानेंगे। मतलब सभी बालकों द्वारा सही उत्तर दे दिया जाए, फिर यहाँ पर उसमें फर्क कहाँ हुआ, विभेद कहाँ कर रहे हैं वो कि भाई सामान्य बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक कौन है, प्रतिभाशाली बालक कौन है, पिछड़े बालक कौन है, इनमें वो विभेद ही नहीं कर पा रहा है वो प्रश्न। इसलिए हम उस प्रश्न को विभेदकारी प्रश्न नहीं मानेंगे। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष ही नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है जहां शिक्षक छात्र अनुपात कम हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समय अधिक लगता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों का गुणात्मक विकास नहीं हो पाता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में धन अधिक लगता है। तो देखो, दोष नहीं है, हमको ये देखना है साथियों सीसीई का दोष इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर अपना आंसर इसमें बता दीजिए। तो देखो, सीसीई का एक दोष ये भी है कि इसमें धन अधिक लगता है। सीसी का एक दोष ये भी है कि इसमें समय भी अधिक लगता है। बिल्कुल ये दोनों तो दोष है साथियों, क्योंकि समय भी ज़्यादा लगेगा, धन भी अधिक लगेगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ें होंगी साथियों। मूल्यांकन ये जो सीसी है ये आप उन्हीं परिस्थितियों में लागू कर सकते हो, हर जगह सीसी को लागू नहीं कर सकते। जहां पर शिक्षक छात्र और अनुपात कम होगा आप इसको वहीं पर लागू कर सकते हो साथियों। अगर अनुपात छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में है तो सीसी वहां पर बिल्कुल निष्क्रिय, मतलब बहुत ही कम प्रभावी रह जाएगा साथियों। तो इसका जो दोष है वो है दोष नहीं है, वो है तीसरा विकल्प। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों का गुणात्मक विकास नहीं हो पाता है। ये गलत है साथियों, क्योंकि ये कोई इसका दोष नहीं है। सीसीई के द्वारा बच्चों में आप गुणात्मक विकास आसानी से विकसित कर पाते हो। तो साथियों ये जो तीसरा विकल्प है ये गलत है, ये इसका दोष नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। ये जो दोष बता रखा है ना कि नहीं हो पाता है, हो जाता है आराम से सीसी में गुणात्मक जो विकास है वो। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं मित्रों। आपके 15वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 15वें क्वेश्चन में, केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। अब आप विकल्पों को अच्छी तरह से देखिएगा साथियों। केस स्टडी का जो मुख्य उद्देश्य है ये किसी कारण का निदान करना बताया गया है। किसने? जॉन ड्यूई ने, किलपेट्रिक ने, क्रो एंड क्रो ने और रेमंड के द्वारा। तो मित्रों प्रश्न संख्या 15 में सही विकल्प आपके आता है प्रश्न संख्या 15 में थर्ड विकल्प, क्रो एंड क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि जो हम केस स्टडी, जिसको हम व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। तो विकल्प नंबर आपके 3 सही है प्रश्न संख्या 15 में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख पहलू है भाषण, कथोपकथन, व्यवहार कुशलता और इनमें से सभी। साथियों देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब है हम मौखिक रूप से बोल करके जब विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषण के माध्यम से भी किया जाता है, कथोपकथन के माध्यम से भी, और व्यवहार कुशलता भी उसके लिए होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है उपयुक्त सभी वाला, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 16 में। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे साथियों। तो अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है आपके, प्रोजेक्ट कार्य के मुख्य प्रेरणाता थे
क्रो एंड क्रो, जॉन ड्यूवी, कनिंगम और रेमंड। तो साथियों प्रोजेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयोजना। ठीक है, प्रयोजना के नाम से इसको जानते हैं साथियों। इसके मुख्य रूप से प्रणेता जॉन ड्यूवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन ड्यूवी को माना जाता है। जबकि प्रोजेक्ट पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किसके द्वारा किया गया है? किलपेट्रिक के द्वारा किया गया है। इसलिए प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है वो किसको माना जाता है? किलपेट्रिक को माना जाता है। और जबकि मुख्य प्रणेता मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ है तो वो साथियों जॉन ड्यूवी है। इनकी जो प्रयोजनवादी विचारधारा है इसी के आधार पर किलपेट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया गया था। तो आपके सेकंड विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 18, प्राथमिक स्तर पर आपके अनुसार वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, शब्द भंडार की वृद्धि, दूसरा विकल्प, विराम चिन्हों का ज्ञान, तीसरा विकल्प, और उचित आरोह अवरोह का ज्ञान, चौथा विकल्प। तो साथियों प्राथमिक स्तर की बात पूछी जा रही है। वाचन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है इनमें से क्या होना चाहिए? 18वें क्वेश्चन में दीजिए राइट आंसर। तो सही आंसर देख लेते हैं इसका कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही है। मित्रों राइट आंसर है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण का उद्देश्य नहीं, वाचन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि शब्द भंडार में वृद्धि उच्च स्तर पर देखी जाती है, विराम चिन्हों का ज्ञान उच्च स्तर पर देखा जाता है, और उचित आरोह अवरोह को भी उच्च स्तर पर देखा जाता है साथियों। तो इसलिए आपका ओनली प्रथम विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज 20 ही प्रश्न इसके शिक्षण वीडियो के लिए गए साथियों। तो 19वां क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर नहीं आता है। मूल्यांकन की यह विशेषता कहलाती है। इसको हम विश्वसनीयता कहेंगे, इसको हम वैधता कहेंगे, इसको हम व्यापकता कहेंगे, या इसको हम व्यावहारिकता कहेंगे। तो साथियों 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर आपका सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, विश्वसनीयता इसको कहा जाएगा साथियों। क्योंकि देखो उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच कर रहे हैं लेकिन फिर भी मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो उसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। वैधता मतलब है जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है यदि वो परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो फिर हम उसको वैधता कहेंगे। व्यापकता का मतलब होता है संपूर्ण सिलेबस से परीक्षण का निर्माण करना, संपूर्ण सिलेबस से। और व्यावहारिकता का मतलब है छात्र अपने तर्क शक्ति के आधार पर जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दे सके। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आते हैं हम प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 20, पठन सिखाने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके, और वे पाठ्य सामग्री का सस्वर उच्चारण कर सके। तो साथियों इनमें से पठन सिखाने का अर्थ किससे लिया जाता है? प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए और कमेंट करके जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके इन 20 प्रश्नों में से सही हुए हैं। साथियों अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। आपके यहाँ सही आंसर है वे पठन सामग्री को अर्थग्रहण करते हुए पढ़े। पठन सिखाने का आशय इससे लिया जाता है कि भाई पढ़ तो रहे, पढ़ने से मतलब नहीं, उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों 20वें क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अब कल सुबह 6 बजे, उसके बाद सुबह 8 बजे, उसके बाद शाम को 4 बजे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके रोजाना क्रम